हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड इन माय क्लास अगेन। आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो कि हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। ठीक है, आज अपन सॉल्व करवाएंगे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की एक्सरसाइज। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने पूरा थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में अपन ने क्या पढ़ा था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपने डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज़ पढ़ी थी, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पार्शियन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पी फंड। ठीक है, ये सारी सीरीज़ आपने पढ़ी थी। उसके करस्पॉन्डिंग आपने उसकी एनर्जी निकाली थी, वेवलेंथ निकाली थी, फ्रिक्वेंसी निकाली थी, रेडबर्ग फार्मूला देखा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स तक कवर कर ली थी। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर हैं हमारे थ्योरी पोर्शन के उनको देख सकते हैं। और थ्योरी पोर्शन आपका देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तभी आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है। ओके, देखिए आपकी एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका थ्योरी बेस्ड ही दिया हुआ है। जितने भी मॉडल्स हमने बताए थे, आपको रदरफोर्ड मॉडल बताया था, थॉमसन मॉडल बताया था, डाल्टन का आपको बताई थी थ्योरी। उसके बाद कौन आए थे, बोर साहब आए थे, उनकी भी थ्योरी आपको बताई थी। तो ये सारी थ्योरीज जब आपको याद होंगी तभी आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से कर पाएंगे, इस एक्सरसाइज को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, तो जिसने भी नहीं देखा है वो कृपया सबसे पहले हमारा पहले वाले प्रीवियस लेक्चर देखें, उसके बाद आके यहाँ पर ये वाला लेक्चर देखें। बात समझ में आती है, मज़ा आएगा भाई साहब, और कुछ नहीं होगा। ऐसे आप लोग अगर डायरेक्ट देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें समझ में आएंगी लेकिन उतना मज़ा नहीं आ पाएगा। बात समझते हैं ना आप लोग? तो बस मज़ा अगर आपको आना है, अच्छे से चीज़ें समझ में आए ये आप चाहते हैं, तो आप लोगों को पिछले लेक्चर देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे जैसा कि हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड एक्सरसाइज कराएंगे। आपकी एनसीईआरटी की पूरी एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कराएंगे और साथ ही साथ एडिशनल क्वेश्चन भी कराएंगे। ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का आप लोग देख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को देखना है। ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ क्लॉज गिवन एट द एंड ऑफ द ईच स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट किस मॉडल की है या किस साइंटिस्ट ने इस स्टेटमेंट को बोला था। फर्स्ट आपका दिया हुआ है, द साइज ऑफ द एटम इन थॉमसन मॉडल इज डैश द एटॉमिक साइज इन द रदरफोर्ड मॉडल, मच ग्रेटर देन, नो डिफरेंट फॉर्म, या फिर मच लेस देन। आपसे बोल रहा है जो आपका थॉमसन मॉडल में, जो थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था, कौन सा मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, इसमें आपसे पूछ रहा है उसका साइज़। ठीक है, और जो रदरफोर्ड के मॉडल का साइज़ है उनमें क्या डिफरेंस था, क्या रदरफोर्ड का मॉडल उससे ग्रेटर देन था, या फिर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, या फिर मच लेस देन और ग्रेटर देन था। तो प्लम पुडिंग मॉडल की अगर बात करें तो प्लम पुडिंग मॉडल में उन्होंने क्या बताया था कि एटम है एक पॉजिटिव चार्ज का गोला जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जैसे कि वाटरमेलन में सीड्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा स्कैटरिंग के दौरान बताया था कि भाई साहब ये भी क्या है, एक गोला है जिसके अंदर क्या है, जिसके सेंटर पे मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज एंड मास प्रेजेंट है। जबकि इन्होंने क्या बोला था कि इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पूरे गोले में डिस्ट्रीब्यूट होता है यूनिफॉर्मली, लेकिन इन्होंने क्या बोला था कि इसके सेंटर पे प्रेजेंट रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता है। लेकिन इन्होंने एटम के अगर साइज़ की बात करें तो इनके और इनके एटम में जो मॉडल इन्होंने दिए थे, इनके साइज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं था। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नो डिफरेंट फॉर्म, यानी कि इनके जो एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिए थे इनके साइज़ में कोई भी डिफरेंस नहीं था। ठीक है, उस समय थॉमसन साहब का जब मॉडल आया था तो उस समय मैंने बताया था कि एटम की रेडियस भी इन्होंने खोज निकाली थी, कम लमसम कितने निकाली थी इन्होंने, 10⁻⁻10 मीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। और जब रदरफोर्ड का मॉडल आया तो उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी और उसकी रेडियस भी बताई थी कितनी, 10⁻⁻15 मीटर, ये चीज़ें बताई थी। ठीक है, मॉडल में अगर आपने थ्योरी पोर्शन पढ़ा है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि थ्योरी पोर्शन अगर आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो आपको डीप में चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसी का पॉइंट 12.1 का ही बी पार्ट क्या बोल रहा है, इन द ग्राउंड स्टेट
of dash electron are stable equilibrium while in dash इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, थॉमसन मॉडल और दूसरा रदरफोर्ड मॉडल दिया हुआ है। आपको दिया हुआ इन द ग्राउंड स्टेट डैश इलेक्ट्रॉन आर स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि अगर हम लोग थॉमसन के मॉडल को देखें तो थॉमसन के मॉडल में क्या था कि भाई साहब ये एक पॉजिटिव चार्ज का गोला और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या है, कैसे हैं अरेंज, रैंडमली अरेंज है, जैसे कि तरबूज में सीड्स होते हैं या फिर वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, यही चीज़ तो बोली गई थी। तो इसमें बोल रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके मॉडल में स्टेबल थे और इक्विलिब्रियम में थे। तो हम बोलेंगे जो थॉमसन का मॉडल है, इसमें थॉमसन ने अपने मॉडल में क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूज में सीड्स की तरह होते हैं, यानी कि उन्होंने इनके मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या कर रहे थे, इक्विलिब्रियम में थे, यानी स्टेबल थे, ठीक है। बट इन्होंने ये बात बताई थी कि इस एटम के ऊपर, ठीक है, जितने पॉजिटिव आयंस होंगे यानी कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव आयंस पे होंगे और एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। बट अगर हम लोग बात करें रदरफोर्ड मॉडल की, तो रदरफोर्ड के मॉडल में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन पर एक हमेशा और हमेशा फोर्स लगता है, वो फोर्स कौन लगाता है, न्यूक्लियस लगाता है, किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उनके ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन करता रहता है, ठीक है, सर्कुलर मोशन करता रहता है। और इनके बीच में जो फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, हमने एक इक्वेशन भी बताई थी, mv²/r इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन में r², ये अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर मोशन करता है, और ये इनके बीच में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है वो इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से आता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग अगर सेकंड मतलब फर्स्ट ब्लैंक में बोलेंगे तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या बोलेंगे, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ थॉमसन्स मॉडल इलेक्ट्रॉन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम वाइल इन डैश, दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या बढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स। बात समझ गए ना आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी में सी पॉइंट की। सी पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, अ क्लासिकल एटम बेस्ड ऑन डैश इज डूम्ड इन कोलैप्स, यानी आपसे क्या बोल रहा है, जब हमारा क्लासिकल एटम जो हमारा बना हुआ था, ठीक है, जो हमने रदरफोर्ड ने मॉडल लिया था, ठीक है, उसमें क्या बोल रहा है कि किसके मॉडल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है या फिर डूम्ड टू कोलैप्स, ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके मॉडल में ऐसा बोला गया था कि वो क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर। तो ये किसके मॉडल में बोला गया था, रदरफोर्ड के मॉडल में ही बोला गया था। बात समझ में ही। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसी बात बोली गई थी। तो फिल इन द ब्लैंक सी में हम लोग क्या भरेंगे, रदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट आपसे डी पॉइंट क्या बोल रहा है, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक से जो थ्योरी बेस्ड है, अगर आपको थ्योरी याद है, थ्योरी अच्छे से समझ में आई है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर डी पॉइंट की बात करें तो बोल रहा है एन एटम हैज़ नियरली कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ डैश बट अ हाईली नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन इन डैश मॉडल। आपसे बोल रहा है फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में एटम हैज़ नियरली कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कौन से मॉडल में, थॉमसन मॉडल में, ठीक है, बट हैज़ हाईली यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूट इन अ रदरफोर्ड मॉडल, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा आपका थॉमसन मॉडल एंड सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड मॉडल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो हमने बताई थी, ठीक है, थॉमसन एंड रदरफोर्ड के मॉडल में। नेक्स्ट आपसे ई पॉइंट क्या पूछा है, द पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ द एटम पॉजेज मोस्ट ऑफ द मास इन रदरफोर्ड मॉडल या बोथ मॉडल। आपसे बोल रहा है कि किस मॉडल में ऐसा बताया गया था कि सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एटम के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। तो कौन सा मॉडल था वो, किसने बताया था इस बात को कि एटम का जो सारा पॉजिटिव चार्ज और मास है वो उसके सेंटर में रहता है। ये बात बताई थी रदरफोर्ड साहब ने जब उन्होंने क्या किया था, अल्फ़ा स्कैटरिंग कराई थी गोल्ड फॉयल के ऊपर। बात समझ आई। जब उन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने रिजल्ट्स पाया था कि भाई साहब एटम का ज़्यादा से मतलब पूरा पॉजिटिव चार्ज और एटम का पूरा मास कहाँ मतलब कि होता है अरेंज, एटम के सेंटर में होता है, और उसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें अपन क्या भरेंगे, रदरफोर्ड मॉडल। इस तरीके से आपका 12.1 क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है, ये जो कि हमारा थ्योरी बेस्ड था। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे जिसका नाम है 12.2, ठीक है।
सेकेंड क्वेश्चन है 12.2, वो हमसे क्या बोल रहा है देख लेते हैं। सेकेंड हमसे बोला है सपोज यू आर द गिवन अ चांस ऑफ रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन in place of the cold foil. Hydrogen is assured at a temperature below 14 Kelvin. What is the result to expect? आपसे बोल रहा है कि जो रदरफोर्ड साहब ने हमारा अल्फा स्कैटरिंग कराई थी गोल्ड फॉयल के ऊपर, यानी जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें गोल्ड की फॉयल ली गई थी, ठीक है। अगर गोल्ड की फॉयल की जगह पर हम लोग हाइड्रोजन एटम ले लें, ठीक है, हाइड्रोजन की फॉयल ले लें जिसमें क्या है हाइड्रोजन जो कि हमारा होता है सॉलिड में कितने डिग्री टेम्परेचर पे 14 केल्विन से नीचे टेम्परेचर पे जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो हमको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर हम लोग बात करें गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के बारे में तो हमने देखा था कि यहाँ पर हमारा ये गोल्ड फॉयल थी, थिन गोल्ड फॉयल, ठीक है। इसके ऊपर क्या था, एक अल्फ़ा पार्टिकल का सोर्स था जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल की बीम यहाँ से गिर रही थी, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देखा था कि जब अल्फ़ा पार्टिकल इस गोल्ड फॉयल से क्या हो रही थी, गुजर रही थी, तो डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर हो रहे थे और यहाँ से डिटेक्टर से इनका मेज़रमेंट किया जा रहा था, ठीक है। तो कुछ रिज़ल्ट आए थे हमारे, क्या रिज़ल्ट आए थे कि जो एटम है, ठीक है, एटम में जब अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई गई, इस तरीके से मैं बना देता हूँ, ठीक है। जब गोल्ड फॉयल के एटम के ऊपर देखा गया तो यहाँ से इस तरीके से ये इसके ऑर्बिट हैं, ठीक है। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई गई तो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो हमारे क्या हो रहे थे, सीधे निकल जा रहे थे बिना डेविएट हुए, ठीक है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थे हमारे जो बहुत ही पास थे इसके सेंटर के, यानी कि उसके न्यूक्लियस के, बट वो कुछ एंगल से क्या हो जा रहे थे, डेविएट हो जा रहे थे। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल हमारे ऐसे थे जो क्या हो जा रहे थे 180 डिग्री से, मतलब कि 10,000 में से कोई एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसा था जो क्या हो जा रहा था 180 डिग्री से रोटेट हो जा रहा था। लेकिन ये सारे रिजल्ट हमको कब मिले थे, जब हमने गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इससे एटम के बारे में हमको अच्छे से जानकारी मिली थी। लेकिन इसमें बोला गया अगर गोल्ड फॉयल की जगह हम कोई और ले लेते हैं, यानी कि हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगर हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, वहाँ पर क्या कराते हैं हम लोग अल्फ़ा स्कैटरिंग कराते हैं, तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट आता है उसकी इतनी सिग्निफिकेंट वैल्यू हमको नहीं मिल पाती है जो कि गोल्ड फॉयल से मिलती है। क्योंकि यहाँ पे रीज़न क्या होता है कि जो मास होता है अल्फ़ा पार्टिकल का वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो जो मास होता है अल्फ़ा पार्टिकल का वो बहुत ही ज़्यादा होता है हाइड्रोजन एटम के मास से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो मास जो होता है अल्फ़ा पार्टिकल का वो क्या होता है, लेस देन होता है मास ऑफ गोल्ड फॉयल के, यानी कि जो गोल्ड का एटम है उससे अल्फ़ा पार्टिकल का मास कम होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, परफेक्ट एक सिग्निफिकेंट वैल्यू देते हैं। जबकि अगर हम लोग कोई और एटम ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जो मास हो जाता है अल्फ़ा पार्टिकल का, अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो जो मास होता है अल्फ़ा पार्टिकल का वो क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो एटम हमारी अल्फ़ा स्कैटरिंग होती है वो सही से हो नहीं पाती है। यानी कि जो हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो हमको डिफ्रैक्शन मिल रहा था, यानी कि जो अल्फ़ा पार्टिकल डेविएट हो रहे थे कुछ एंगल पे, वो बहुत ही कम हो पाते हैं, यानी कि हमको सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं मिल पाती है। हम क्या लिखेंगे, बिकॉज मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। मास ऑफ hydrogen atom will not given a significant value, ठीक है। हमको एक सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं मिल पाती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू मिल जाती है। बात समझ में आ रही। इसी वजह से हम लोग गोल्ड फॉयल का यूज़ करते हैं अल्फ़ा एक्सपेरिमेंट में, रदरफोर्ड ने इसका यूज़ किया था। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इसका एक्सरसाइज का, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द पार्शियल सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। आपसे पूछ रहा है कि पार्शियल सीरीज आपने पढ़ा अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्शियल सीरीज। पार्शियल सीरीज हमको कब मिलती है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से डी एक्साइट होके n = 3 स्टेट में जाता है,
तो जो हमारी वेवलेंथ मिलती है जिस सीरीज़ की, वो कौन सी होती है? हमारी पार्शियन सीरीज़ होती है। यानी जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं हमको जिस वेवलेंथ की, वो हमारी कौन सी सीरीज़ कहलाती है? पार्शियन सीरीज़ कहलाती है। देखिए, अगर मैं याद दिलाऊं आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, जो हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ था, ठीक है, क्या पढ़ा हुआ था, चलिए याद दिलाते हैं। हमने देखा था डिफरेंट एनर्जी स्टेट हाइड्रोजन एटम की इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा था जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे अपन ने क्या देखा था, माइनस का 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे अपन ने क्या देखा था, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सारी एनर्जी थी हाइड्रोजन एटम के लिए। ये हमारी N=1 ग्राउंड स्टेट थी, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो हमने बोला ये हमारी इनफाइनाइट तक स्टेट जा रही थी, तो क्या, और इनफाइनाइट पे अपन ने एनर्जी क्या मानी थी, 0। हमने बोला था अगर किसी भी स्टेट से, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर अगर डायरेक्ट फर्स्ट में आता है, तो यहाँ पे जो हमारी सीरीज़ मिली हुई थी वो कौन सी मिली हुई थी, लाइमन, ठीक है। अगर वो किसी भी स्टेज से डायरेक्ट सेकंड में आता है तो यहाँ पे मिलती थी बामर। हमसे बात किसकी कर रहा है, पार्शियन सीरीज की। तो हम बोलेंगे अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी स्टेज से डी एक्साइट होके, ठीक है, N=3, यानी कि कौन से इसके स्टेट में आता है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में आता है, तो हम बोलेंगे जो सीरीज़ अपन को मिलेगी वो कौन सी सीरीज़ मिलेगी, पार्शियन सीरीज़ मिलेगी। और जो पार्शियन सीरीज़ में आपसे पूछ कर रहा है, पार्शियन सीरीज़ में आपसे पूछ रहा है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन पार्शियन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। आपको जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है, मान लीजिए अगर N=4 से 3 में आ रहा है तो हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज मिलेगी, या फिर मैं बोलूँगा फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज मिलेगी। तो आपसे बोला डिफरेंट जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं जब हम किसी भी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आते हैं, या फिर एनर्जी सेकेंड एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में आते हैं, तो यहाँ पर बोल रहा है उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी, किस स्पेक्ट्रल लाइन की, पार्शियन सीरीज के अंदर किस स्पेक्ट्रल लाइन की जो वेवलेंथ होगी वो सबसे छोटी होगी। तो हमको पता है कि जो एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, यानी कि जिस स्पेक्ट्रल लाइन की एनर्जी सबसे कम होगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। और एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कैसे होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाता है तो जिस स्टेट से जा रहा है और जिस स्टेट में आ रहा है उनके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, उस एनर्जी का फोटोन वो क्या करेगा, अगर एमिट करेगा तो वो उस हायर स्टेट से उस लोअर स्टेट में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जाना होता है तो क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन किसी लोअर स्टेट में लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट से जा रहा है उसकी एनर्जी और जिस स्टेट में जा रहा है उसकी एनर्जी का अगर डिफरेंस अपन निकाल लें और उतनी एनर्जी का फोटोन इसको दे दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में पहुंच जाएगा। यानी कि अगर लोअर से हायर में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, वो लेगा, यानी एनर्जी अपने में लेगा। और अगर वो हायर से लोअर में जा रहा है तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि वापस देगा। बात समझ में आ रही है, निकालेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपसे बोला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, जिसकी लीस्ट एनर्जी होगी। बात समझ में आ रही, जिसकी लीस्ट एनर्जी होगी। तो हम लोग अगर बात करें कि पार्शियन सीरीज़ के अंदर, तो पार्शियन सीरीज़ के अंदर जो फर्स्ट लाइन होगी अपन की, जो फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज़ होगी, ठीक है, अगर उसकी एनर्जी की अपन बात करें तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, अगर N=4 से 3 में आता है तो वो क्या होगी, फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज़ होगी कि नहीं होगी, इतना आप लोग जानते हैं। तो 4 से अगर 3 में जाएगा तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज़ होगी, और इसकी एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 1.51 में से 0.85 को जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 11 6, यहाँ से आ जाएगा 14 8 6, यानी कि 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हमारी सबसे लीस्ट एनर्जी होगी,
0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगी, हमारी सबसे लीस्ट एनर्जी होगी। तो हम बोलेंगे जो फर्स्ट लाइन ऑफ या फिर बोलेंगे जो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज है उसकी एनर्जी सबसे लीस्ट है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। हमसे पूछ रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात पूछ रहा है ना, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें लास्ट लाइन की, जो इनफाइनाइट टर्म पे हमने माना कि इनफाइनाइट से डायरेक्ट कहाँ गिरती है, आके n=3 में गिरती है, ये वाली, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि इनफाइनाइट पे हमने क्या मानी एनर्जी 0, और 0 माइनस का क्या करेंगे 5.15 करेंगे, तो जो हमको एनर्जी मिलेगी वो कितनी मिलेगी 1.51 मिलेगी ना, यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी। तो ये एनर्जी जो है ये सबसे हायर एनर्जी है, ये क्या है, सबसे हायर एनर्जी। तो हम बोलेंगे जो लास्ट लाइन होगी पार्शियन सीरीज की, लास्ट लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज जो होगी वो क्या, उसकी वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है किस पार्शियन सीरीज में किस स्पेक्ट्रल लाइन की, ठीक है, हमारी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी। तो हम बोलेंगे जो लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन है, यानी कि जो इनफाइनाइट से, ठीक है, n=3 वाली जो स्पेक्ट्रल लाइन है, इसकी सीरीज, इसकी जो हमको वेवलेंथ मिलेगी वो क्या मिलेगी, शॉर्टेस्ट। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज की बात करें तो इसकी जो वेवलेंथ मिलेगी वो हमको कैसी मिलेगी, हाईएस्ट वेवलेंथ मिलेगी, या हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब कि लास्ट लाइन ऑफ पार्शियन सीरीज। इतनी बात तो आप लोग समझ गए। अगर आपको इसको मतलब कि प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कितना एनर्जी डिफरेंस आया, ये, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग वेवलेंथ निकाल लेंगे, एनर्जी डिफरेंस होता है Sc/λ, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 12,400/λ इन एंगस्ट्रॉम। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है 1.51 = 12,000 में 400/λ इन एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ से जब आप लोग लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 12,400/1.51, ठीक है। यहाँ से आ जाएगी आपकी ये जो वेवलेंथ आएगी ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आएगी, ठीक। अगर हाईएस्ट वेवलेंथ की बात करेंगे या लॉन्गर वेवलेंथ की बात करेंगे तो आप फर्स्ट लाइन की बात करेंगे, यानी n=4 से जब 3 में आता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे जो पार्शियन सीरीज की लास्ट लाइन है उसकी जो वेवलेंथ होगी वो सबसे शॉर्टेस्ट होगी। बढ़िया से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि नहीं आया? नहीं आया तो जल्दी से कमेंट करके पूछिए, और अगर आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। आ गया ना समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए पूछ ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 12.4 अ डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्पेक्ट्रल्स टू एनर्जी लेवल्स, ठीक है, separated two energy level in an atom. What is the frequency of radiation emit when the atom makes a transition from of upper level to lower level? आपसे पूछ रहा है कि जो इस दो सेपरेटेड एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, जिनके एनर्जी का डिफरेंस अपन को दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दो हमारे एनर्जी लेवल्स हैं जिनकी एनर्जी का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब रेडिएशन होता है, ठीक है, जब हमारा ट्रांजिशन होता है अपर लेवल से लोअर लेवल में, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, यानी कि वो किस फ्रिक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। बात समझ में आ रही? तो हमने बोल दिया ये हायर, ये लोअर एनर्जी लेवल, ये हायर एनर्जी लेवल, इनके बीच में अपन को क्या दिया हुआ है, एनर्जी का डिफरेंस दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमसे पूछ रहा है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जाता है तो वो किस फ्रिक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, सॉरी किस फ्रिक्वेंसी का फोटोन एमिट करेगा, क्योंकि जंप कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना एमिट होगा, एमिट कौन होगा, फोटोन। बात समझ रहे हैं? तो किस एनर्जी का फोटोन एमिट होगा, और उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगी डेल्टा ई, और वो डेल्टा ई होगी हमारी hν। अब डेल्टा ई की वैल्यू अपन को दी है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जब ये इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल में आएगा तो वो कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन एमिट करेगा। और हमसे पूछ क्या रहा है इसकी फ्रिक्वेंसी, तो हम जानते हैं चेंज इन एनर्जी बराबर होती है hν के,
तो यहाँ से चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू में न्यू अपॉन, यहाँ पे एच हो जाएगा कि नहीं, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एनर्जी अपन को किस में दी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको कन्वर्ट करना है जूल में। एक कन्वर्जन फैक्टर याद है आपको, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 जूल अपॉन में 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। बात समझ में आ रहे हैं? इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी आएगी उसकी वैल्यू किस में आएगी? पर सेकंड में आएगी। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना? और ये वाली भाई जो वैल्यू है ये आप ही को सॉल्व करनी पड़ेगी। बात समझिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपको समझना है, हमको केवल कॉन्सेप्ट सिखाना है। बात समझ में आ रही? कैलकुलेशन आप करेंगे, कैलकुलेशन में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि भाई थोड़ा काम आप करोगे, थोड़ा हम करेंगे, तभी तो मज़ा आएगी। अगर मैं ही सब कुछ कर दूंगा तो आप क्या दिमाग लगा